16 मई 2014 को बोला गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी 16 मई 2014 को कि आम चुनावों में मोदी जी ने ये बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं। माना यह जाता था कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने देश को तबाह कर दिया, मोदी जी आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी आशा से मोदी जी ने नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के आम चुनावों के लिए नारे दिए जाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, काले धन पर प्रहार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों 2014 की कीमत और कमाई पर गौर कीजिए, आपको मोदी सरकार का सच साफ दिखाई देने लगेगा। बीते 8 वर्षों में खर्चा बढ़ा है और बचत कम हुई है, क्योंकि कमाई उतनी बढ़ी नहीं, खर्चा तेजी से बढ़ा है। सीधे सीधे आंकड़ों पर अगर जाएं तो करीब 100% तक चीज़ों के दाम बढ़े हैं, यानी खर्चा महंगा हुआ और कमाने और बचाने में कमी आई है। मोदी जी के 15 लाख मिलने वाले वादे की तो बात छोड़िए, अब तो सवाल दूसरा है। अच्छे दिन वाला वादा ही याद कर लीजिए, सर चकराने लगता है। एक बार रसोई पर नज़र डालिए तो आपको भी अंदाज़ा लग ही जाएगा कि बीते 8 सालों में अच्छे दिन आए या बुरे। यकीनन आपको लगेगा कि जिन्हें बुरे दिन बताया जा रहा था असल में तो वो अच्छे ही दिन थे। पाम ऑयल की कीमत देख लीजिए, 2014 से पहले 68 हुआ करती थी और अब 160 के पार है, क्योंकि मोदी सरकार है। वनस्पति 70 हुआ करता था, अब 170 है। सरसों के तेल को ही ले लीजिए, 91 हुआ करता था, 10 कम 200 बिक रहा है। मूंगफली का तेल 116 हुआ करता था, 190 में बिक रहा है। सोयाबीन 70 से 170 पर जा पहुंचा। सनफ्लावर 90 के पायदान को छोड़ 190 पर जा बैठा। दूध 38 था, 50 बिक रहा है। गैस सिलेंडर जो स्मृति ईरानी का फेवरेट कैंपेन प्रोडक्ट हुआ करता था, 410 में मिल जाता था, लेकिन आज मोदी जी के राज में 1000 पार है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की सरकार है। पेट्रोल 71 से 108, डीजल 56 था, आज 96 है। डॉलर भी 62 की कीमत पर हुआ करता था, अब 78 से ऊपर जाने को आतुर है। दोस्तों 2014 में अच्छे दिन का वादा देश के लिए था या देश के नौजवान, बेरोजगार, बेसहारा बूढ़े माँ बाप के लिए, नेताओं के लिए था या देश की 140 करोड़ की आवाम के लिए? किसका भला हुआ? देश का कर्ज 2014 से पहले 55 लाख करोड़ हुआ करता था, आज 149 लाख करोड़ के पास पहुंच गया, यानी सीधा सीधा 3 गुना। आपकी आमदनी 3 गुना बढ़ी क्या? आपकी इनकम बढ़ी क्या? डिसइन्वेस्टमेंट होने की बात सबसे पहले वीपी नरसिंह राव ने की थी, जिन्होंने 1991 में 1996 तक, 1991 से 1996 तक कुल 44,000 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार ने 1,70,000 करोड़ के लक्ष्य को पूरा किया, लेकिन केवल 8 सालों में ही 2014 से 2022 तक मोदी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके 5,76,000 रुपये, 5,76,000 करोड़ रुपए जुटा लिए, यानी खूब खुले मन से देश की संपत्ति और संपदा को बेचा गया। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे आप अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल कर कबाड़ को बेच देते हैं। सरकार ने भी देश से खूब कबाड़ में कंपनियों को बेच डाला। प्राइवेटाइजेशन या मर्जर भी खूब हुआ। अभी तक कुल 36 कंपनियों का मर्जर हुआ, जिसमें वाजपेयी जी के ज़माने में 8 तथा मनमोहन जी के कार्यकाल में केवल 2 कंपनियों का मर्जेशन हुआ। मोदी जी ने 26 कंपनियों को मर्ज कर दिया, या यूं कहें कि प्राइवेट कर दिया। इन सब से आखिर होता क्या है? देश के खजाने को कुछ पैसा मिलता है, री इन्वेस्टमेंट करने का मौका बढ़ता है, लेकिन वहीं लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मई 2014 में अच्छे दिन की बात करने वाले मोदी जी के राज में क्या हुआ?
कितने जॉब मिले और कितने चले गए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाली सरकार ने कितनी नौकरी के अवसर कम कर दिए। पीएसयू कर्मचारियों की संख्या 13,91,000 हुआ करती थी। 2020 के आंकड़ों पर अगर गौर करें कि 9,21,000 ही रह गई है, यानी 4,29,000 जॉब कम हो गए हैं। 2022 में 8,90,000 कर्मचारी ही बचे हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी कम हुए हैं, लेकिन प्राइवेट झाड़ी मजदूरी यानी कैजुअल कर्मचारियों की संख्या 32,000 बढ़ चुकी है। ठेकेदारी पर काम करने वालों की संख्या 2 लाख बढ़ी है। सरकारी संख्या घटी है, यानी सरकार अपना बोझ कम कर रही है। अगर हम बात करें कुछ संस्थाओं की, तो बड़ी तादाद में ठेकेदारी पर लोगों को लगा दिया गया है। सरकारी पद को खत्म किया गया है। फूड कॉरपोरेशन की बात करें तो 50% ठेकेदारी पर है। सेल में 48%, राष्ट्रीय इस्पात में 51%, भेल में 28%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 39% जॉब ठेके पर चले गए हैं। 2014 से पहले 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे। आज 2022 में 15 लाख गायब हो गए। बैंक रोजगार 10,50,000 से 8 लाख पर आ गया है। सरकारी कर्मचारी 1,35,00,000 में से 2022 में 35 लाख गायब हो गए हैं। आज की तारीख में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,96,546 ही है। ऐसा है नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या घटाकर सरकार ने अपना बोझ कम कर लिया। वास्तविकता तो यह है कि सरकार पर बोझ बढ़ा ही है। अगर 2015 में सरकार 1,50,000 करोड़ कर्मचारियों पर खर्च करती थी, तो फिर 1,82,000 करोड़ खर्च करने लगी। उसके बाद 1,94,000 करोड़ खर्च होने लगा। अगले साल 2,05,000 करोड़, 2,15,000 करोड़ और उसके बाद 2,35,000 करोड़ नौकरशाही पर खर्च किया जा रहा है। अगर हम सरकार की कमाई और खर्चे की बात करें तो सरकार पिछड़ती ही जा रही है। लगातार कमाई कम बढ़ रही है और खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। 2015 में कमाई 15 लाख करोड़, खर्च 17 लाख करोड़। 2016 में कमाई 16 लाख करोड़ और खर्चा 19 लाख करोड़। 2017 की बात करें तो सरकार की कमाई 17,77,000 करोड़, वहीं खर्चा किया 22 लाख करोड़। 2018 में कमाई हुई 19 लाख करोड़ और खर्चा कर दिया 25 लाख करोड़। सरकार से लेकर जनता तक की कमाई, खर्च कम ज़्यादा हुआ है। कमाई कम हुई है, खर्चा ज़्यादा हुआ है। मतलब नेटवर्थ घट रही है, तो फिर बढ़ी किसकी? किसका लॉस हुआ? भाई किसी का लॉस होगा तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा। आखिर मोदी राज में किसको मिला फायदा, यह भी तो समझना जरूरी है। फायदा मिला उद्योगपतियों को, उनकी कमाई ज़्यादा हुई, खर्चा कम हुआ, यानी उनकी नेटवर्थ तेजी से बढ़ी। इसीलिए विपक्ष मोदी सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाता है। अडानी की कुल नेटवर्थ को अगर देखें तो 2014 में 7.1 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, लेकिन आज 2022 में अडानी की कुल नेटवर्थ 123 बिलियन डॉलर हो चुकी है। बढ़ोतरी भी बेहताशा हुई। अंबानी 2014 में 23.6 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ थे और आज उनकी 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। ऐसे ही अन्य सभी उद्योगपतियों की नेटवर्थ बढ़ी है। भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई और कमाई का सवाल हो या स्वास्थ्य, सुरक्षा और पढ़ाई का, देश की जनता का जीना बुरा हाल है। मोदी जी का कमाल है। इस सब के बाद भी देश बचाने की कोशिशों में मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। देश की जनता का ध्यान भटकाने की सरकार की पूरी कोशिश है। पिछले 8 सालों में जो हालात बदले हैं, पिछले 8 सालों में देश की आर्थिक स्थिति जो बनी है, पिछले 8 सालों में रोजगार के जो हालात बने हैं, आने वाले कुछ सालों में ये हालात और तेजी से बिगड़ते हुए नजर आएंगे। स्थिति गंभीर है। सरकार चिंतित है या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश की जनता को मजबूर कर दिया गया है
देश की जनता को बिजी कर दिया गया है मंदिर मस्जिद के झगड़ों में। तो ऐसे ही कुछ और रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।